अलशम, वो मुंबई के पास। ये सुनते ही सबसे पहला सवाल यही बनता है कि ये किसी जगह का नाम है, किसी संगठन का नाम है या सिर्फ एक अफवाह। असल में अलशम कोई नया शब्द नहीं है। इतिहास में लेवान क्षेत्र का नाम रहा है, सीरिया, फिलिस्तीन, लेबनान और आसपास का इलाका। शुरुआती इस्लामी खिलाफतों में दमिश्क इसी बिलाद अलशम का केंद्र था। लेकिन आज सुरक्षा एजेंसियों की भाषा में अलशम भूगोल नहीं है, ये एक विचारधारा का संकेत है। वो सोच जो राष्ट्र या राज्य को अस्वीकार करती है, संविधान को बाधा मानती है और वफादारी को देश से हटा करके एक काल्पनिक खिलाफत से जोड़ती है। यानी अलशम अब किसी जमीन पर कब्जे का दावा नहीं करता, ये दिमागों में जगह बनाता है। और जब ऐसा शब्द भारत की आर्थिक राजधानी के इतने करीब किसी जांच में उभरता है तो सवाल यही नहीं रहता कि ये शब्द आया कहां से, सवाल ये हो जाता है कि ये यहां तक पहुंचा कैसे। यहीं से भिवंडी से सटे पदगा की कहानी शुरू होती है। 11 दिसंबर 2025 की सुबह पदगा के लिए कुछ भी नया नहीं था। ये पहला मौका नहीं था जब सुरक्षा एजेंसियां इस इलाके में दाखिल हुई हो। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार सामने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट था, आतंकवाद नहीं, पैसे की लाइन पकड़ते हुए। 4 राज्यों में एक साथ 40 ठिकानों पर छापे पड़े। इनमें से 3 लोकेशन सिर्फ पदगा बोरीवली बेल्ट में थी। फोकस साफ था, आईएसआई से जुड़ी अलशम विचारधारा के लिए पैसा कहां से आया, कैसे घूमा और किस तक पहुंचा। छापों में बरामद हुआ लगभग 3 करोड़ नकद, सोना, संदिग्ध दस्तावेज, हवाला लेन देन के सबूत। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन यह भी साफ कर दिया गया कि इस बार यह कार्रवाई आतंकवाद नहीं बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत चल रही पीएमएलए के दायरे में है। स्थानीय विरोध हुआ। सुबह सुबह छापों को पूरे गांव को बदनाम करने की कोशिश बताया गया। लेकिन जब जांच बार बार एक ही जगह लौटती है तो सवाल गांव का नहीं रह जाता, सवाल यह होता है कि पैसा किस विचारधारा को जिंदा रख रहा था। और यहीं से पदगा को सिर्फ गांव नहीं, एक नोड के रूप में देखा जाने लगा। पदगा को समझने के लिए सबसे पहले यह मानना जरूरी है कि ये कोई अलग थलग गांव नहीं है, ये भिवंडी तालुका का हिस्सा है, वही इलाका जो मुंबई के सबसे बड़े लॉजिस्टिक और अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियल नेटवर्क से जुड़ा है। दोस्तों, भिवंडी निजामपुर शहर 2011 की जनगणना के मुताबिक 7,09,665 की आबादी वाला शहर है। इसमें 56.01% मुस्लिम आबादी है, करीब 3,57,457 लोग। ये एक सामाजिक तथ्य है, कोई सुरक्षा आरोप नहीं है। पूरी भिवंडी तालुका देखे तो तस्वीर थोड़ी अलग है। यहाँ कुल आबादी 11,41,386 है। हिंदू आबादी 56.52%, मुस्लिम आबादी 38.91%। वही रिपोर्ट्स की माने तो पदगा क्षेत्र में मुस्लिम आबादी 83% तक पहुंच चुकी है। जब तक संख्या में बैलेंस है तब तक चीजें ठीक रहती हैं, छिपी हुई रहती हैं। लेकिन जैसे ही संख्या 80% हो गई तो गांव अलशम बन जाता है। पदगा इसी बेल्ट का हिस्सा है जहां घनी आबादी, अनौपचारिक कैश इकोनॉमी, गोदाम, ट्रांसपोर्ट और स्मगलिंग रूट और पहले से मौजूद वैचारिक नेटवर्क एक साथ मिलते हैं। तो वही इलाका एजेंसियों की मैपिंग लिस्ट में चला जाता है। एक ऐसा नोड जहां भीड़ में छुपना आसान है, पैसा घुमाना आसान है और विचारधारा को धीरे धीरे आगे बढ़ाना और भी आसान है। पदगा को एक ट्रांजिट और ग्रूमिंग पॉइंट की तरह देखा गया और यही वो संदर्भ है जहां सिमी की पुरानी मौजूदगी और साकिब नचान की भूमिका समझ में आती है। पदगा की कहानी आईएसआई से शुरू नहीं होती। अगर ऐसा होता तो एक अचानक पैदा हुआ खतरा होता। लेकिन पदगा जिस वजह से एजेंसियों के रडार पर आया उसकी जड़ 1990 के दशक में मिलती है। दोस्तों, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी उस समय एक छात्र संगठन के तौर पर सामने आया। लेकिन धीरे धीरे इसकी जोर शिक्षा से हटकर वैचारिक कट्टरता की तरफ चली गई। राष्ट्र राज्य पर सवाल, संविधान पर अविश्वास और इस्लामी पहचान को राजनीतिक संघर्ष के रूप में पेश करना। 1990 के दशक के आखिर तक सिमी ने महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में स्थायी वैचारिक ठिकाने बना लिए थे। औरंगाबाद, मालेगांव, मराठवाड़ा बेल्ट और इसी के साथ भिवंडी पदगा क्षेत्र। 2001 में सिमी पर प्रतिबंध लगा। संगठन कागजों में गायब हो गया, लेकिन जो लोग थे, जो नेटवर्क थे, जो सोच थो, वो कहीं नहीं गई। पदगा जैसे इलाके में सिमी का असर पोस्टर या रैली के जरिए नहीं बल्कि धार्मिक अध्ययन सर्कल, व्यक्तिगत संपर्क, भरोसे पर आधारित नेटवर्क के जरिए बना रहा। यहीं से एक पैटर्न तैयार हुआ। संगठन बदलते गए, नाम बदलते गए, लेकिन वैचारिक भाषा वही रही। इसी कंटिन्यूटी ने बाद में आईएसआईएस जैसी वैश्विक विचारधारा के लिए जमीन तैयार की और इसी कंटिन्यूटी में साकिब नचान जैसे लोग सेतु बनकर उभरे। अगला सवाल स्वाभाविक है कि साकिब नचान कौन था और वो इस सेतु की भूमिका में कैसे आया। साकिब नचान को समझने के सबसे बड़ी गलती यही होगी कि उसे सिर्फ एक आरोपी के तौर पर देखा जाए। वो ना तो अकेला था और ना ही अचानक उभरा हुआ नाम। दोस्तों, पदगा में उसकी पहचान एक अरबी शिक्षक और मौलाना के रूप में बनी। यही पहचान उसे वो वैधता देती है जो किसी बाहरी प्रचारक को नहीं मिलती। युवाओं तक पहुंच, भरोसा और ये विश्वास की जो कहा जा रहा है वो दीन के नाम पर है। सिमी के दौर में नचान इसी भूमिका में उभरा। जब सिमी पर प्रतिबंध लगा तब भी उसकी उपयोगिता खत्म नहीं हुई, क्योंकि संगठन चला गया लेकिन वैचारिक मार्गदर्शन की जरूरत बनी रही। 2002-3 के मुंबई धमाकों के मामले में उसकी गिरफ्तारी और सजा ने साफ कर दिया था कि वो सिर्फ विचार तक सीमित नहीं था। उसने पूरा कानूनी कार्यकाल काटा और 2017 में रिहा हुआ। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद भी नचान किसी नई जिंदगी में नहीं लौटा। जांच एजेंसियों के मुताबिक उसने खुद को आईएसआईएस की भाषा और ढांचे में ढाल लिया। अमीर हिंद जैसे सेल्फ स्टाइल्ड दावे और बयां की संस्कृति और स्थानीय स्तर पर वैचारिक प्रशिक्षण, ये सब उसी कंटिन्यूटी का हिस्सा था।
यहाँ एक अहम बात समझनी जरूरी है कि नचान कोई फील्ड कमांडर नहीं था, उसका काम दिमाग तैयार करना था। और ऐसे लोग अक्सर सबसे लंबे समय तक असर छोड़ते हैं। जून 2025 में उसकी मौत हो गई, लेकिन इसके बाद भी पदगाह में छापे रुके नहीं, क्योंकि सवाल अब व्यक्ति का नहीं रहा, सवाल नेटवर्क का था। और वही नेटवर्क अगले हिस्से में पैसों के रास्ते से सामने आता है। जून 2025 में साकिब नचान की मौत के बाद एक सामान्य धारणा बनी कि शायद पदगाह की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। दोस्तों, दरअसल यहीं से जांच का असली चरण शुरू हुआ, क्योंकि जब कोई नेटवर्क सिर्फ व्यक्ति पर टिका नहीं होता तो व्यक्ति के जाने से वो बिखरता नहीं है, वो अपने आर्थिक आधार के सहारे जिंदा रहता है। ये वजह थी कि जून 2025 में एटीएस और फिर दिसंबर 2025 में ईडी पदगाह लौटी। इस बार सवाल हथियारों का नहीं था, सवाल था पैसा कहां से आया। जांच एजेंसियों के मुताबिक नकदी का सामान्य प्रवाह, हवाला चैनल और वैध व्यापार की आड़ में अवैध कमाई, इन सब का इस्तेमाल अल्शम विचारधारा से जुड़े नेटवर्क को चलाने के लिए किया जा रहा था। एक अहम कड़ी यहां सामने आती है खैर वुड स्मगलिंग। जंगलों से निकाली गई लकड़ी, स्थानीय व्यापार, फिर नकदी में बदला गया पैसा और उस पैसे का कोई औपचारिक लेखा जोखा नहीं। यही वो पैसा था जिसे बाद में आइडियोलॉग्स को सपोर्ट करने के लिए लॉजिकल सपोर्ट, लोकल लॉजिस्टिक्स को संभालने और नेटवर्क को जिंदा रखने में इस्तेमाल किए जाने के संकेत मिले। इसलिए दिसंबर 2025 की ईडी कार्रवाई आतंकवाद के तहत नहीं, बल्कि पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत हुई। और जब पैसा पकड़ा जाता है तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा ढांचा हिलता है। इसीलिए पदगाह में छापे नचान के साथ खत्म नहीं हुए, क्योंकि अल्शम एक नाम नहीं था, वो एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम बन चुका था। पदगाह को अगर एक अलग थलग मामला मान लिया जाए तो ये विश्लेषण अधूरा रहेगा, क्योंकि यही पैटर्न भारत के दूसरे हिस्सों में भी 2014 से पहले भी दिखते थे। नाम बदलते हैं, ढांचा वही रहता है। मालेगांव में सिमी और बाद में इंडियन मुजाहिदीन की वैचारिक जड़ें रही। खुले नेटवर्क नहीं बल्कि धार्मिक अध्ययन, सर्कल और भरोसे पर टिके समूह। बीड और मराठवाड़ा बेल्ट में सिमी के पुराने कैडर, स्थानीय प्रभाव और कम दृश्यता वाली कट्टरता जो अचानक सुर्खियों में नहीं आती लेकिन समय के साथ जमीन बनाती है। केरल, खास करके मलप्पुरम और कन्नूर जैसे क्षेत्र में आईएसआई से जुड़े मामलों में एक और बात दिखती है, वैश्विक विचारधारा का स्थानीय अनुवाद और विदेश से आने वाले वैचारिक व आर्थिक असर। इन सभी जगहों में एक समानता है, कोई कब्जा किया हुआ इलाका नहीं है, कोई खुले ट्रेनिंग कैंप नहीं, बल्कि धीमी लगातार विचारी तैयारी। इसीलिए पदगाह अलग नहीं है। पदगाह सिर्फ ये बताता है कि ये प्रक्रिया दशकों तक बिना टूटे चलती रहे तो एजेंसियां बार बार उसी जगह लौटने पर मजबूर हो जाती हैं। और यही बात इस कहानी को सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि एक राष्ट्र सुरक्षा पैटर्न की कहानी बना देती है। पदगाह में सवाल सिर्फ कट्टरपंथ का नहीं रहा, सवाल ये रहा कि ये सब इतने लंबे समय तक दिखा क्यों नहीं, ये दिखा लेकिन छुआ क्यों नहीं गया। साकिब नचान का प्रभाव सिर्फ वैचारिक नहीं था, उसका सामाजिक दायरा, स्थानीय पहचान और पारिवारिक पृष्ठभूमि सबने एक प्रोटेक्टिव साइलेंस तैयार किया। उसके पिता अब्दुल हामिद नचान जिला परिषद जैसे पद पर रह चुके थे। ये कोई आरोप नहीं है, लेकिन ये बताने के लिए काफी है कि परिवार का सामाजिक व प्रशासनिक संपर्क मौजूद था। पदगाह की कहानी किसी एक गांव को कटघरे में खड़ा करने के लिए नहीं है, ये किसी एक नाम, किसी एक चेहरे या किसी एक मजहब को भी नहीं कहती। पदगाह अकेला उदाहरण नहीं है जहां सुरक्षा एजेंसियों की चुनौतियां, चेतावनियां समय पर कार्रवाई में नहीं बदली। मुंबई के ही उत्तरी सिरे पर उत्तन मीरा बयंदर में स्थित एक दरगाह को लेकर भी वर्षों तक सुरक्षा इनपुट सामने आते रहे। ये संरचना संरक्षित मैंग्रोव भूमि और उत्तन जेटी जैसे संवेदनशील इलाके के पास बनी बताई गई। एटीएस और एनआईए की जांच में यह बात सामने आई कि कुछ मामलों में रेडिकल स्लीपर सेल्स की वजह आवाजाही इसी जगह से जुड़ी हुई थी। दोस्तों, फ्री प्रेस जर्नल जैसी रिपोर्ट्स के मुताबिक 2030 से ही सुरक्षा एजेंसियां चेतावनी देती रही, लेकिन ना तो स्थानीय प्रशासन ने निर्णायक कदम उठाया, ना ही पुलिस स्तर पर स्थायी कार्रवाई हुई। 2022 में डिमोलिशन का आदेश जरूर जारी हुआ, लेकिन जमीन पर बदलाव नहीं हुआ। यहां भी मुद्दा आस्था का नहीं था, मुद्दा यह था कि जब किसी धार्मिक संरचना की लोकेशन रणनीतिक रूप से संवेदनशील हो जाए और उस पर बार बार सुरक्षा चेतावनी आए तो चुप्पी खुद एक जोखिम बन जाती है। दोनों ही उस प्रक्रिया की कहानी है जिसमें विचारधाराएं धीरे धीरे पनपती हैं, नेटवर्क समय के साथ मजबूत होते हैं और सिस्टम अक्सर तब हरकत में आता है जब मामला कागजों से निकल करके फाइलों तक पहुंच जाता है। अल-शम यहां कोई जमीन नहीं थी, कोई घोषित इलाका नहीं था, ये एक सोच थी जो मुंबई के करीब तक पहुंची, क्योंकि वो सालों तक बिना शोर किए चलती रही। 3 अलग अलग एजेंसियां, 3 अलग अलग साल और हर बार उसी इलाके में लौटना ये बताता है कि समस्या अचानक पैदा नहीं हुई थी। पदगाह इसीलिए खतरा नहीं, चेतावनी है। एक चेतावनी की सिर्फ गिरफ्तारियां काफी नहीं होती, सिर्फ सजाएं काफी नहीं होती, क्योंकि जब विचारधारा को समय मिल जाता है तो वो एक किसी व्यक्ति के जाने से खत्म नहीं होती है। और असली सवाल यही खड़ा रहता है कि क्या हम अगली पगदा को पहचान पाएंगे उससे पहले कि वो फाइलों में नाम बन जाए। खैर, अब इस पर आपका क्या विचार है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।